हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। एनसीईआरटी बायोलॉजी हिंदी मीडियम कक्षा 12 अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका भाग एक पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसके अगले भाग की शुरुआत करते हैं। तो आइए आज का पहला टॉपिक पुंकेसर की संरचना, इससे आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पुंकेसर की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी पुष्प के 4 मुख्य चक्र होते हैं जो बाहर से अंदर की तरफ बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जो पुमंग होता है वह पुंकेसरों के समूह से मिलकर बना होता है, अर्थात पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है। प्रत्येक पुंकेसर मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है, परागकोश और जिसे हम एंथर कहते हैं, दूसरा पुतंतु या फिलामेंट। एक चित्र की सहायता से इसको समझते हैं। इसमें दिया गया है एक पुंकेसर। इस पुंकेसर की 2 संरचनाएं होती हैं। नंबर पहला परागकोश या एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट या पुतंतु। जो परागकोश होता है उसके 2 लोब होते हैं। आप देख रहे हैं, नंबर पहला लोब और दूसरा लोब यहाँ से, ठीक है। प्रत्येक परागकोश के 2 लोब होते हैं और जो 2 लोब होते हैं ये आपस में एक संयोजी या एक कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं। जो ये संयोजी होता है इसके द्वारा जुड़े होते हैं, कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं। और प्रत्येक जो लोब होता है, जो प्रत्येक जो पाली होता है, उस पाले में 2 कोष्ठ होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से, ये एक पाले इस साइड को, ये है, ये वाली एक पाली होगी और ये दूसरी पाली होगी। इस तरह से प्रत्येक पाली में आप देख रहे हैं एक संरचना है, दूसरी ये, एक दूसरा, और यहाँ पे भी एक और दूसरा। इस तरह से प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ, अर्थात एक परागकोश में कुल कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। और इन चारों कोष्ठकों को ही हम पॉलन सेक्स या माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानियां कहते हैं। अब कुछ इसमें संरचनाएं दी गई हैं। इन संरचना को हम लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। ये परागकोश की वे संरचनाएं होती हैं जो परागकणों के परिपक्व होने के बाद अक्सर इन्हीं स्थानों से ये परागकोश फट जाता है, जिससे कि परागकण वायु में मुक्त हो जाता है। अब हम इससे आगे अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, परागकोश की संरचना। जो अभी तक हम लोगों ने डायग्राम के साथ से देखा, इसको हम अब विस्तृत रूप में समझते हैं। परागकोश की संरचना। परागकोश पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है और प्रत्येक परागकोश द्विपालित और चतुष्कोष्ठीय होता है। अर्थात हमने अभी पढ़ा कि जो परागकोश होता है, परागकोश में 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाले में 2 कोष्ठक होते हैं, अर्थात कुल कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। परागकोश के 2 पालियों परागकोश 2 पालियों में बटा होता है, बिल्कुल सही है, तथा प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों में बटी होती है। परागकोश की दोनों पालियां एक बंध या संयोजी के द्वारा, जो ये बीच की संरचना है, बंध या संयोजी, इनके द्वारा दोनों ही पालियां आपस में जुड़ी रहती हैं। जो ये संयोजी या कनेक्टिव होता है, इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जैसे संवहन ऊतक आपको पता है, जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं। परागकोश के प्रत्येक कोष्ठकों में लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। अर्थात जो 4 कोष्ठ, हमने जो 4 कोष्ठकों की बात किया, जो 4 चैम्बर की बात की, इन्हीं चैम्बर्स को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो इस तरह से एक परागकोश में कुल लघु बीजाणुधानियों की संख्या 4 होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है पुतंतु या फिलामेंट। हमने देखा कि किसी भी जो परागकोश होता है उसको पुष्प के पुष्पासन से जोड़ने की जो संरचना होती है वो क्या होती है, फिलामेंट या पुतंतु होती है। अब इसको एक चित्र के साथ हम लोग समझते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक परागकोश की संरचना दी हुई है। परागकोश एक संरचना के द्वारा पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा रहेगा और इस संरचना को हम क्या कहेंगे, पुतंत या फिलामेंट कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो टॉपिक है वो है लघु बीजाणुधानी की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो लघु बीजाणुधानी होती है वो क्या चीज होती है? लघु बीजाणुधानी एक परागकोश में इनकी संख्या 4 होती है। इन्हीं के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है और प्रत्येक जो लघु बीजाणुधानी होती है प्रायः 4 परतों से मिलकर इसकी भित्ति बनी होती है।
जो सबसे बाहर से अंदर की तरफ जो इनका क्रम होता है, बाहर से अंदर, तो ये इस तरह से इनका क्रम व्यवस्थित रूप से ये होती हैं। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, अंतःत्वचा या एंडोथीसियम, और तीसरा जो स्तर होता है मध्य स्तर या मिडिल लेयर, और जो सबसे भीतर का जो स्तर होता है उसको हम कहते हैं टेपिटम। और इनके अंदर जैसे एक लघु बीजाणुधानी है, इस तरह से 4 जो लेयर होती हैं, ठीक है, जो 4 लेयर होती हैं, ये एपिडर्मिस की लेयर होगी, उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिडम, और अंत में इसके अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बीजाणुजनन ऊतक कहते हैं। इसी बीजाणुजनन ऊतक को ही हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। इनमें प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2n होती है, और इन्हीं से आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। अब हम लोग एक चित्र की सहायता से इसको समझते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस है, इसके अंदर फिर ये एंडोथीसियम है, फिर थर्ड स्तर है मिडिल लेयर, और जो सबसे भीतर का स्तर होता है इसको क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। अब इसी को हम विस्तृत तरीके से इनको पढ़ेंगे, और इनके जो भीतर जो ये अंदर की जो संरचना होती है, ये होता है बीजाणुजनन ऊतक। इन्हीं बीजाणुजनन ऊतक में परिवर्तन होकर यही विकसित होती हैं आगे, या समसूत्री विभाजन के द्वारा लगातार विभाजित होती हैं, और इन कोशिकाओं को अब क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। इन्हीं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अब आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उसके द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो इनमें टॉपिक है वो है लघु बीजाणु भित्ति के कार्य। अभी हमने पढ़ा कि जो लघु बीजाणु भित्ति होती है उसके 4 स्तर या 4 परतें होती हैं, जो कि बाहर से अंदर की तरफ बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम के रूप में होती हैं। जो बाहर की 3 जो स्तर होते हैं, बाह्य त्वचा, अंतःत्वचा और मध्य स्तर, इनका कार्य होता है लघु बीजाणुधानी को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना। अब इसी के साथ साथ जो अंतःत्वचा या एंडोथीसियम होती है, इसका एक और कार्य होता है, जब पराग कोश के अंदर परागकण पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो पराग कोश के प्रस्फुटन में भी एंडोथीसियम का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर सबसे जो भीतरी जो चौथा स्तर होता है वो होता है टेपिटम की कोशिकाओं का। जो टेपिटम होता है ये एक तरह से ये नरिशमेंट प्रदान करती हैं, अर्थात जो विकासशील परागकण होते हैं या कह सकते हैं उनको लघु बीजाणु, उन्हें ये लगातार पोषण प्रदान करते हैं जिससे कि वो जल्दी से जल्दी परागकणों के रूप में बदल सकें। साथ ही साथ टेपिटम का एक और कार्य होता है, परागकणों के जो 2 परतें होती हैं, बाह्यचोल और अंतःचोल, उनमें से बाह्यचोल या एक्साइन के निर्माण में भी टेपिटम मदद करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लघु का मतलब छोटा, बीजाणु मीन्स बीजाणु, जनन का मतलब उसकी रचना, उत्पत्ति होना, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिससे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब एक परिभाषा के रूप में इसको समझते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्थात लघु बीजाणु मातृ कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल, या जिसे हम पराग मातृ कोशिका या पोलर मदर सेल भी कहते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लघु बीजाणुओं के जो बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। वो किससे बनते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से बनेंगे जो कि डिप्लॉइड सेल होगी लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, और दूसरी विभाजन होगा और उसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहेंगे या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एक चित्र की सहायता से इसको भी समझते हैं। इस चित्र में दिया गया है यहाँ पर पोलर मदर सेल, जिसको हम PMC भी कहते हैं, पोलर मदर सेल, या इसी को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। इसमें ये जो कोशिका होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड या 2n होती है। ये एक चीज और समझना चाहिए कि जो पोलर मदर सेल या जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है ये किससे बनती है, ये बनती है आपके स्पोरोजिनस टिश्यू या बीजाणुजनन ऊतक से। एक आप इससे पहले भी एक कोशिका और दिखा सकते हैं कि बीजाणुजनन ऊतक, उसमें समसूत्री विभाजन होगा, उससे क्या बनेंगी,
पॉलन मदर सेल या लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनेगी। अब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन 2 पदों में पूर्ण होता है। पहले 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होगा और उसके द्वारा अंत में 4 कोशिकाएं बनेंगी। और ये चारों की चारों जो कोशिकाएं होंगी वो हैप्लॉइड या अगुणित कोशिकाएं होती है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें पाया जाता है। और जो 4 कोशिकाएं बनी वो एक ग्रुप या एक समूह के रूप में एक साथ स्थित हो जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड या लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और जो आगे चलकर ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं और जो परिपक्व होकर क्या बनाती हैं? पोलन ग्रेन्स या पराग कणों का निर्माण करती हैं। एक और रेखाचित्र के द्वारा इसको हम समझते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके केंद्रीय जो उसमें कोशिकाएं होती हैं या केंद्रीय कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं, जो कि उनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है, अर्थात ये डिप्लॉयड होता है या कहते हैं उसको द्विगुणित होता है। द्विगुणित कोशिकाएं होती है बीजाणु जनन ऊतक की, जिनमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है और उसके द्वारा लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। अर्थात एक कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा आगे चलकर क्या बनाती हैं? बीजाणु जनन ऊतक की कोशिका क्या बनाएगी? लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनाएगी, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या अभी भी क्या है? 2n ही है। अब यहाँ पर लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसके द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क बनेंगे। अर्थात 4 लघु बीजाणु एक कोशिका से बनेंगे और ये चारों के चारों एक समूह में स्थित होंगे। इसको क्या कहेंगे? चतुष्क मतलब 4, लघु बीजाणु से छोटे संरचना वाले बीजाणु। तो लघु बीजाणु चतुष्क संरचना बनेगी जिसमें प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या n है और फिर ये माइटोसिस के द्वारा अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या n है। अब इस लघु बीजाणु में आगे चलकर ये परिपक्व होंगे पराग कणों में या पोलन ग्रेन में। इसी पोलन ग्रेन को ही हम क्या कहते हैं? इसी पोलन ग्रेन को ही हम परागकण कहते हैं और जिनमें क्रोमोसोम की संख्या n होती है, या इसे हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर नर युग्मक पाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लघु बीजाणु, इसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से इसको लिखा गया है? लघु बीजाणु धानियों में बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है। बिल्कुल सही है। अब बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका अब लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका कहलाती है। अब इन पराग मातृ कोशिकाओं में आगे चलकर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन या माइक्रोस्पोर मदर सेल इसको कहते हैं, में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणु या हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो एक साथ एक भित्ति में व्यवस्थित होते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क अर्थात मैंने अभी बताया कि जो 4 लघु बीजाणु एक साथ इकट्ठे हैं, तो इनको हम क्या कह रहे हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क की प्रत्येक कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा और जिससे 2 कोशिका युक्त कायिक कोशिका और जनन कोशिका युक्त पराग कणों का निर्माण होता है। होता क्या है कि जो परागकण बनते हैं, परागकण में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। नंबर पहला जो कोशिका होती है, इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? इस कोशिका को कहते हैं, जैसे ये कोशिकाएं हैं, इस कोशिका को हम क्या कहेंगे? कायिक कोशिका कहेंगे। एक और कायिक कोशिका में एक छोटी ही और कोशिका दूसरी डूबी रहती है, इसे हम क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। इस स्थिति में पराग कोश से परागकण बाहर निकलते हैं। अर्थात बाहर 2 स्थितियों में निकल सकते हैं। कुछ परागकण किसी भी परागकोश से 2 कोशिकाओं के रूप में निकलते हैं। अर्थात एक परागकण के अंदर 2 कोशिकाएं हो सकती हैं। नंबर पहला कायिक कोशिका और दूसरा जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होगी, जनन कोशिका छोटी होगी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जनन कोशिका पुनः समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड हो जाएगी, 2 नर युग्मक बनाएगी। तो 2 नर युग्मक बनाएगी, तो 2 नर युग्मक वो प्लस एक कायिक कोशिका, कुल मिलाकर कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं? इसमें 3 कोशिका। नंबर पहला कायिक कोशिका, दूसरा जनन कोशिका और तीसरा दूसरा कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक, अर्थात जो कायिक कोशिका प्लस 2 नर युग्मक। इस तरह से एक कोशिका में, एक परागकण में 3 कोशिकाएं भी हो सकती हैं। तो इस तरह से 2 अलग अलग तरीके के परागकण हो सकते हैं। एक में कायिक कोशिका और जनन कोशिका हो सकती है और दूसरे में
का एक कोशिका प्लस 2 नर युग्मक हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ये देखा गया है कि 60% जो पराग कण होते हैं 2 सेल्ड स्टेज में पराग कोश से बाहर निकलते हैं, और 40% जो प्लांट्स होते हैं उनमें 3 सेल्ड स्टेज में पराग कण पराग कोशों से बाहर निकलते हैं। अब हम इसमें आगे समझते हैं पराग कण का प्रस्फुटन या स्फुटन, डेसेंस ऑफ पोलन ग्रेन। जो पराग कण होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि पराग कण किससे बनते हैं? पराग कण बनते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो जो परागकण बनेंगे, अब परागकण पूर्ण रूप से परिपक्व हो गए हैं। परागकण पूर्ण रूप से परिपक्व हो गए हैं परागकोश के अंदर। अब इनको परागकोश से बाहर निकलना होता है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश या एंथर से परागकण बाहर निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्फुटन या डेhiscence कहते हैं। इसमें डेhiscence कैसे होता है? अर्थात परागकण परागकोश में बन गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, अब ये बाहर कैसे निकलते हैं? इनमें 2-3 चीजें होती हैं। नंबर पहला, परागकोश की टेपिटम और मध्य स्तर। जो सबसे अंदर की जो स्तर होती है, जो लघु बीजाणु धानी की जो 4 लेयर है, सबसे अंदर की स्तर है टेपिटम, उसके बाहर की स्तर है मध्य परत। ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद 3rd नंबर में उसके बाहर जो बाहर स्थित है एक और लेयर है जिसको एंडोथीसियम या अंतस्थ त्वचा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं में जल की हानि होती है, अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाएगा कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से इनकी कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, और इनकी कोशिकाएं सिकुड़ने से इनमें दरार पैदा हो जाएगा, अर्थात ये फटने लगेंगी, जिसकी वजह से परागकण परागकोश से बाहर मुक्त हो जाएगा। इसको एक चित्र की सहायता से भी हम समझ सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं, इस चित्र में दिया गया है कि जो ये लेयर हैं, ये है नंबर फर्स्ट और दूसरा और तीसरा और चौथा, ये 4 के 4 लघु बीजाणु धानियां या पोलन सेक्स या माइक्रोस्पोरेंजियम दिया हुआ है। अब क्या होता है कि ये अंदर की जो संरचना होती हैं, ये जो दिए हैं गोल गोल संरचनाएं, ये पराग कण है और या पोलन ग्रेन है, या पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई हैं। तो परिपक्व होने के बाद सबसे पहले क्या होगा, इनमें जो सबसे अंदर की लेयर है टेपिटम प्लस मिडिल लेयर, उसके बाहर की मिडिल लेयर, दोनों फट जाएंगी, दोनों टूटेंगी। उसके बाद जो 3rd नंबर की जो लेयर है एंडोथीसियम, उसमें जो पानी है या जल है उसकी लगातार हानि होगी, अर्थात इसकी कोशिकाओं में डिहाइड्रेशन होगा, जल बाहर निकल जाएगा कोशिकाओं से, जिससे कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ने से कोशिकाएं फटने लगेंगी, जिससे एंडोथीसियम भी अब फटेगा, जिसकी वजह से परागकण पूर्ण रूप से परागकोश से बाहर आने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस तरह से ये यहाँ पर स्फुटन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आज हम लोगों ने परागकण के विषय में पढ़ा। तो आज का टॉपिक यहीं पर संपन्न होता है। इन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, एक से ज़्यादा बार भी आप देख सकते हैं और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।